Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to my another YouTube video. आज हम बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे दैट इज बायोमोलिक्यूल्स। इससे पहले भी मैं चैप्टर नंबर 9 पर कुछ वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी वो प्लीज जल्दी से जाकर मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी उन सभी को पता होगा कि आज हम किस कंसेप्ट से आगे बढ़ेंगे। तो आई होप वो बच्चे कमेंट करके जरूर बताएं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस किया था, सो दैट आई कैन से कि किन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियोस देखी थी। तो आज हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म को। चलिए शुरुआत करते हैं। डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स दैट इज कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये चीज आप फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हो, पढ़ चुके हो कि मेटाबॉलिज्म जितनी भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। राइट स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव लर्न टिल नाउ इज दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बी इट अ सिंपल बैक्टीरियल सेल, अ प्रोटोजोन, अ प्लांट और एन एनिमल, कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं चैप्टर 9 में कि चाहे जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो सिंपल बैक्टीरिया सेल हो या फिर वो प्रोटोजोन हो या फिर कोई प्लांट या एनिमल सेल हो, उसके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। राइट, these compounds or biomolecules are present in certain concentrations। ये जो biomolecules, ये जो compounds है वो present होते हैं कुछ concentrations के अंदर, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं मोल्स पर सेल में या फिर मोल्स पर लीटर में। One of the greatest discoveries ever made was the observation that all these biomolecules have a turnover। जो ग्रेटेस्ट डिस्कवरीज है यही बताती है, हमने यही ऑब्जर्व किया है कि बायोमोलिक्यूल से लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। दिस मीन्स दैट दे आर कॉन्स्टेंटली बीइंग चेंज्ड इनटू सम अदर बायोमोलिक्यूल्स। कुछ बायोमोलिक्यूल्स थे वो टर्न ओवर कर चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और जो हम है कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहते हैं अपने बायोमोलिक्यूल्स को, एंड ऑल्सो मेड फ्रॉम सम अदर बायोमोलिक्यूल्स, और हम कुछ अदर बायोमोलिक्यूल्स से भी बने होते हैं। दिस breaking and making is through chemical reactions constantly occurring in living organism। ये जो ब्रेकिंग होती है बायोमोलिक्यूल्स की फिर दोबारा बनते हैं, ये कैसे होता है? ये कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिससे कि ब्रेकिंग होती है और मेकिंग होती है इन बायोमोलिक्यूल्स की। टुगेदर ऑल दीज केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। साथ में इन सभी केमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ईच ऑफ द मेटाबॉलिक रिएक्शंस रिजल्ट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। हर मेटाबॉलिक रिएक्शन का एक ही रिजल्ट होता है कि वो बायोमोलिक्यूल्स में बदल जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मेटाबॉलिज्म हमारे पास क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होता है ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन आवर बॉडी। वो सारी केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में होती है उसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और हर मेटाबॉलिज्म यानी कि मेटाबॉलिक रिएक्शन का रिजल्ट होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, यानी कि हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स बनते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशंस। एग्जाम्पल्स क्या होते हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के? कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के, जैसे कि रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम अमीनो एसिड्स मेकिंग एन अमीनो एसिड इनटू एन एमाइन। तो एक एग्जाम्पल तो ये है मेटाबॉलिज्म का कि रिमूवल होती है जब कार्बन डाइऑक्साइड की, जब हम अमीनो एसिड्स को बनाते हैं एमाइन में कन्वर्ट करते हुए। रिमूवल ऑफ एमिनो ग्रुप इन न्यूक्लियोटाइड बेस, जब न्यूक्लियोटाइड बेस से हम एमिनो ग्रुप का रिमूवल करते हैं यानी कि उसको हटाते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो एग्जांपल यानी कि मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इन अ डाइसैकेराइड, जब डाइसैकेराइड में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड का हाइड्रोलाइसिस होता है तब क्या होता है? मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से ये तो तीन एग्जाम्पल्स है जो आपकी बुक में मेंशन्ड है, यानी कि आपकी जो एनसीईआरटी बुक है अगर आपके पास अभी अवेलेबल है आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। ऑल द कंटेंट आर फ्रॉम एनसीईआरटी, सारा कंटेंट एनसीईआरटी से ही है आपकी। लेकिन इसके अलावा जितने भी केमिकल रिएक्शन होती है ना स्टूडेंट्स, जहां तक आपको पता है वो सारी मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल्स होती है। यानी कि आपके साइड में तो दो नॉर्मल सी रिएक्शन शो कर रखी है, दैट इज द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। एंड सेकंड वन में जब रिमूवल होता है आपके पास एमिनो ग्रुप का, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड बेस से, तो ये आपके पास थी मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन के एग्जांपल।
We can list tens and thousands of such example. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है तो कि हम बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हैं. मेजॉरिटी ऑफ दिस मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेशन. ज्यादातर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती है ना वो आइसोलेशन मतलब अकेले नहीं होती है, बट आर ऑलवेज लिंक्ड विद सम अदर रिएक्शन. वो हमेशा किसी दूसरी रिएक्शन के साथ क्या होती है, लिंक्ड होती है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर इन अ सीरीज ऑफ लिंक्ड रिएक्शन कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवेज. जो मेटाबोलाइट्स होते हैं आपके पास, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, सेकंड वीडियो थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. तो जिन बच्चों को पता होगा मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं उनके कमेंट्स जरूर आगे होंगे. प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं. वो सारे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं हमारी डेवलपमेंट में, रिप्रोडक्शन में, इन सारे प्रोसेसेस में. उसे कहते हैं मेटाबोलाइट्स. और मेटाबोलाइट्स भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. तो ये क्या होते हैं, आपस में लिंक्ड होते हैं और एक तरह से सीरीज बनाते हैं. तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिक पाथवेज. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिक पाथवेज. मेटाबॉलिक पाथवेज के कुछ डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन है कि मेटाबॉलिक रिएक्शंस जितनी भी हमारे पास सीरीज में लिंक्ड होती है वो सारी की सारी, यानी कि एक रिएक्शन हो रही है फिर उसमें कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, फिर कोई रिजल्ट बन रहा है, फिर जो रिजल्ट बना उसमें कोई एक एंजाइम इन्वॉल्व हो रहा है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन को साथ में रखते हुए फिर एक और कोई प्रोडक्ट बन रहा है, फिर एंजाइम का यूज होता है. तो इस तरह से जो पूरी सीरीज बन रही है ना आपके पास कि कौन कौन सी रिएक्शन कब हो रही है. कुछ तो ऐसी रिएक्शन होती है जो सिंगल हो जाती है, एक ही बार में बन जाती है. एक आपके पास रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में कुछ एंजाइम्स डाला फास्ट रिएक्शन करने के लिए. अगर फास्ट भी नहीं करनी, वो अपने आप में फास्ट है तो हम कुछ नहीं, कुछ कंडीशंस देते हैं, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट बन जाता है. ये तो हुई सिंगल स्टेप रिएक्शन, राइट. लेकिन कुछ ऐसी रिएक्शन भी होती है जैसे कि जिसका एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस. ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ना वो 10 स्टेप्स में कंप्लीट होता है. तो यानी कि उसमें कितनी सारी कंडीशन देनी पड़ती है, कितने सारे एंजाइम्स होते हैं, कितने रिलीज होते हैं एनर्जी, कितनी एडअप होती है. तो ये सारी चीजों का भी ध्यान रखना होता है. तो वो सारी सीरीज में होती है जिसे कहते हैं हम मेटाबॉलिक पाथवेज, कि कौन सा रास्ता चूज करके वो रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रही है. आई होप आपको मेटाबॉलिक पाथवे टर्म क्लियर हो गई होगी. तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेटाबॉलिक पाथवेज टर्म क्लियर हो गई है. दिस मेटाबोलाइट फ्लो इज कॉल्ड डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट. तो डायनेमिक होता है और एक स्टैटिक होता है, राइट. तो ये जो मेटाबोलाइट फ्लो होता है ना वो क्या होता है, डायनेमिक स्टेट में होता है. व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट दिस इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक इज वेरी स्मूथ एंड विदाउट अ सिंगल रिपोर्टेड मिसहैप फॉर हेल्थी कंडीशंस. क्या इंपॉर्टेंट रखने वाली बात ये है कि ये जो इंटरलिंक्ड मेटाबॉलिक ट्रैफिक यानी कि जो जितनी सारी रिएक्शंस होती है ना वो काफी स्मूथली हो जाती है, ठीक है. Another feature of these metabolic reaction is that every chemical reaction is a catalyzed reaction. एक और जो काफी इंपॉर्टेंट फीचर है इस इन मेटाबॉलिक रिएक्शंस का, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है उसका एक और इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि हर केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है. कैटेलाइज्ड रिएक्शन उसका मतलब क्या होता है, कैटेलाइज्ड रिएक्शन का मतलब होता है कि वहां पर एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ती है, एंजाइम की जरूरत जरूर पड़ती है ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाए, ठीक है, ताकि कुछ कंडीशंस दी जाए. और कई बार क्या होता है वो जो एंजाइम होता है वो उसी की वजह से ही वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाती है. तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं कि सारी रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन जो है वो कैटेलाइज्ड रिएक्शन होती है. देयर इज नो अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन इन लिविंग सिस्टम. तो लिविंग सिस्टम में हमारे पास कोई भी ऐसी अनकैटेलाइज्ड मेटाबॉलिक कन्वर्जन है ही नहीं. इवन कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्विंग इन वाटर फिजिकल प्रोसेस है. कार्बन डाइऑक्साइड जब डिसॉल्व होती है वाटर में वो एक फिजिकल प्रोसेस है, वो भी एक कैटेलाइज्ड रिएक्शन है लिविंग सिस्टम के अंदर. catalyst which hasten the rate of a given metabolic conversion also are also protein. जो ये रिएक्शन को फास्ट बनाते हैं वो क्या हो सकते हैं, वो प्रोटीन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं. these proteins with catalytic power are called enzymes. वो प्रोटीन्स जिनके पास कैटालिटिक पावर अवेलेबल होती है, वो प्रोटीन्स जिनके पास कैटालिटिक पावर अवेलेबल होती है उसे क्या कहते हैं, हम एंजाइम्स कहते हैं. आपके सामने एक ग्राफ बना हुआ है जिसमें बता रखा है कि आपके पास सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंड इनिशियल रिएक्शन की वेलोसिटी कितनी है. वेलोसिटी मतलब कितनी स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पर एक होता है डायनेमिक स्टेट
ठीक है, यहीं पर डायनेमिक स्टेट आता है, फिर एक स्टेडी स्टेट आता है। डायनेमिक स्टेट क्या होता है, जिसमें रिएक्शन की मूवमेंट हो रही होती है। मूवमेंट का मतलब ये नहीं कि वो चलने लग जाएगी, मूवमेंट का मतलब ये भी होता है कि वो रिएक्शन हो रही है, कॉन्टिन्यूसली हो रही है। तो ये चीज हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की ग्रे वन पार्ट में। लेकिन एक स्टेडी स्टेट होती है जो स्टॉप हो जाती है, जहां पर रिएक्शन रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। तो आई होप आपको डायनेमिक स्टेट एंड स्टेडी स्टेट जो टर्म है वो क्लियर हो गई होगी। एंड मेटाबोलाइट में डायनेमिक स्टेट का मतलब कि रिएक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूसली मूव ऑन करती रहती है। ठीक है, इसी के साथ एंजाइम्स का डायग्राम आपको नीचे दिखाया गया है, दैट इज पिक्चर। एंजाइम होता है आपके पास, दैट इज ग्रीन से रिप्रेजेंट किया गया है। एक एक्टिव साइट होती है और एक सबस्ट्रेट होता है। एक्टिव साइट क्या होती है, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो हमारे पास 3D स्ट्रक्चर होता है एंजाइम का, वो कुछ भी होता है, लेकिन उसकी एक पॉकेट होती है, एक मेन पॉकेट होती है, जिसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं, राइट। एक्टिव साइट में क्या होता है, एक सबस्ट्रेट आकर आपका वहां एक्टिव साइट में फंस जाता है, यानी कि वहीं तभी तो रिएक्शन फास्ट होगी, सबस्ट्रेट फंसेगा। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सबस्ट्रेट का मतलब होता है रिएक्टेंट। सबस्ट्रेट का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट, यानी कि सबस्ट्रेट को हम दूसरे नाम से जानते हैं छोटा भाई, दैट इज रिएक्टेंट। ठीक है, तो रिएक्टेंट एंड सबस्ट्रेट सेम होता है। एंजाइम होता है जो प्रोटीन्स ही होते हैं और उनकी एक एक्टिव साइट होती है। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मेटाबॉलिक बेसिस क्या होता है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली है कि मेटाबॉलिज्म दो तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपके पास कैटाबॉलिज्म। टू टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म्स आर हियर, वन इज एनाबॉलिक and second one is catabolic. Metabolic pathways that can lead to a more complex structure from a simpler structure, उसे कहते हैं anabolic pathways। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर स्ट्रक्चर में बने, उसे कहते हैं हम एनाबॉलिक पाथवेज, या फिर उसे हम बायोसिंथेटिक पाथवेज के नाम से भी जानते हैं। एग्जाम्पल क्या हुआ इसका, एग्जाम्पल होगा जब एसिटिक एसिड कोलेस्ट्रॉल में डिवाइड होता है, तो वो क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है और वो सिंपल से स्ट्रक्चर में बन जाता है, दैट इज कोलेस्ट्रॉल। दूसरी ही तरफ जो आपके पास कैटाबॉलिक रिएक्शन है, वो इसका अपोजिट होती है, यानी कि वहां पर क्या होता है, सिंपलर स्ट्रक्चर से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम कैटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। एग्जांपल क्या होगा, ग्लूकोज बिकम लैक्टिक एसिड इन आवर स्केलेटल मसल। ये सबको ये वाले एग्जांपल तो पता होगा कि हमारा जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड बन जाता है हमारे स्केलेटल मसल्स में। तो ये थे दो तरह के मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग में आगे बात करें अगर हम एनाबॉलिक पाथवेज की, कि एनाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं वो एनर्जी को कंज्यूम करते हैं, यानी कि उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। असेंबली ऑफ अ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड रिक्वायर्स एनर्जी इनपुट। जब अमीनो एसिड्स आपस में मिलकर प्रोटीन बनाएंगे, और किस बॉन्ड से बनाएंगे ये आप सभी को पता है, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड। तो क्या होगा, एनर्जी उन्हें चाहिए, एनर्जी इनपुट, उन्हें एनर्जी चाहिए। और दूसरी ही तरफ जो कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं उसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो एनाबॉलिक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन कैटाबॉलिक में एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जब ग्लूकोज डिग्रेड होता है लैक्टिक एसिड में हमारे स्केलेटल मसल में, तो उस समय हमारी जो बॉडी में जो स्केलेटल मसल्स में एनर्जी जो होती है वो लिबरेट होती है। अब राइट साइड पे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज आपको दिखा रखे हैं, वन इज एनाबॉलिक एंड सेकंड वन इज कैटाबॉलिक। तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स आर असेंबल्ड इनटू लार्ज वन। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो किस में बन जाते हैं, लार्ज वंस में बन जाते हैं, यानी कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स में बन जाते हैं एक बड़ा सा। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि एनाबॉलिक पाथवेज में क्या होता है, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। ठीक है, अब कैटाबॉलिक में लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूटते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, यानी कि कॉम्प्लेक्स से आपके पास सिंपलर में बन रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपलर में बन रहा है, दैट इज एनर्जी के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी के साथ मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, तो उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दिस मेटाबॉलिक पाथवे फ्रॉम ग्लूकोज टू लैक्टिक एसिड जो है वो 10 मेटाबॉलिक स्टेप्स में बनता है, यानी कि आपके पास ग्लूकोज है सबसे स्टार्टिंग पॉइंट, एंड कितनी सारी रिएक्शंस के बाद जाकर आपका 10 रिएक्शंस के बाद जाकर आपका लैक्टिक एसिड बनता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम इस प्रोसेस को, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसके बारे में आप आगे की क्लासेस में चैप्टर्स में पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक अगर आपको मेटाबॉलिज्म वाला कंसेप्ट एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक क्लियर हो गया है, तो प्लीज कमेंट करके एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब तक जो स्टूडेंट्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक जरूर कर दीजिए एंड कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि उनको ये एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक पाथवेज समझ आ गया है।
नेक्स्ट लेट्स डिस्कस लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव लर्न टू ट्रैप दिस एनर्जी। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इस ऐसी है एबिलिटी कि वो ट्रैप कर सकते हैं इस एनर्जी को, लिबरेटेड ड्यूरिंग डिग्रेडेशन एंड स्टोर इट इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स। तो केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में वो स्टोर कर सकते हैं एनर्जी को, जो भी डिग्रेडेशन मतलब कैटाबॉलिक प्रोसेस में जो भी एनर्जी रिलीज हुई होगी तो उसको हम ट्रैप करके स्टोर कर सकते हैं अपने केमिकल बॉन्ड्स के अंदर। एज एंड व्हेन नीडेड, जब ऐसी एनर्जी हमें चाहिए होगी, बॉन्ड से हम एनर्जी ले लेंगे अपने बायोसिंथेटिक, ऑस्मोटिक या मैकेनिकल वर्क, जो भी हमें काम एक्टिविटी परफॉर्म करनी होगी हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो हमने एनर्जी को स्टोर करके रखा था केमिकल बॉन्ड्स में, वो हम वापस ले सकते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी करेंसी इन लिविंग सिस्टम इन द बॉन्ड एनर्जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी करेंसी है लिविंग सिस्टम की वो क्या है आपके पास, एटीपी, जिसकी फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आप चाहो तो कुछ स्टूडेंट्स को बायोलॉजी की स्पेलिंग्स में भी काफी प्रॉब्लम्स आती है, होते हैं स्टूडेंट्स ऐसा बायोलॉजी में काफी स्पेलिंग्स ऐसी होती है जिसकी प्रोनाउंसिएशन हमसे ढंग से नहीं होती है या फिर हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है, एंड सम टीचर्स तो उसके लिए भी मार्क्स कट कर देती है। तो मैं नहीं चाहती कि आपके मार्क्स डिडक्ट हो कहीं पर भी, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, आप कमेंट बॉक्स में एटीपी की स्पेलिंग को बार बार लिख सकते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन फर्दर जब हमारी रिवीजन होगी तो उसमें आपको काफी सारी चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो एटीपी दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी करेंसी है लिविंग सिस्टम की। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द लिविंग सिस्टम? सो आंसर इज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The living state. At this level, you must understand that the tens and thousands of chemical bonds in a living system, organism, otherwise called metabolites or biomolecules, इस लेवल तक अब हम ये समझ गए। इस लेवल तक का मतलब है अब तक जितना भी हमने 9 चैप्टर पढ़ लिया, हम ये तो समझ गए कि जो केमिकल बॉन्ड्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो कितने सारे हैं, टेंस थाउजेंड्स, वो कितने सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, मेटाबोलाइट्स कह सकते हैं उसे, और हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसकी कंसेंट्रेशन होगी। फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड की कंसेंट्रेशन होती है ग्लूकोज में, वो नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल में कितनी होती है, 4.2 मिलीमोल पर लीटर से लेकर 6.1 मिलीमोल पर लीटर तक। वाइल हॉर्मोन्स की नैनोग्राम्स तो आपको पता है ना, नैनो जहां टर्म आ जाती है 10 की पावर 9 तक चले जाते हैं, 9 या -9, कमेंट करके जरूर बताइएगा, नैनो मतलब 9 या -9, तो 10 की पावर 9 होगा। तो क्या होगा कि ये जो है कंसेंट्रेशन ब्लड की ग्लूकोज में इतनी होती है और कुछ की नैनोग्राम्स में होती है। The most important fact of biological system is that all living organisms exist in steady state characterized by concentration of each of these molecules। जो important fact है हमारे biological system में कि सारे living organisms steady state में रहते हैं। अब dynamic और steady state आपको वीडियो में पहले ही क्लियर हो गई थी। तो दीज मॉलिक्यूल्स आर इन अ मेटाबॉलिक फ्लक्स, तो ये बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, मेटाबॉलिक फ्लक्स में होते हैं। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, यानी कि हर कोई जो केमिकल या फिर फिजिकल प्रोसेस होगा ना वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करेगा। द स्टेडी स्टेट इज अ नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट, और अभी हमने पढ़ा कि स्टेडी स्टेट क्या है, वो आपके पास एक नॉन लिविंग स्टेट होती है। नॉन लिविंग स्टेट क्यों होगी वो, क्यों, क्योंकि आपके पास क्या है, हम ऑर्गेनिज्म को फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। वन शुड रिमेंबर फ्रॉम फिजिक्स दैट सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सिस्टम है वो बैलेंस्ड है, राइट। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास सिस्टम है ना वो आपके पास बैलेंस्ड सिस्टम है। तो उसमें क्या होता है आपके पास, जो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई काम ना हो, एकदम सारी चीजें क्या है, परफेक्टली बैलेंस्ड हो, परफेक्टली बैलेंस्ड हो, राइट। यही होता है इक्विलिब्रियम का मतलब एज फ्रॉम फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन बायोलॉजी में अगर ऐसा हो गया कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाए, स्टेडी स्टेट में आ जाए, कि सारे अपना काम करना बंद कर दे, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? हमें तो बहुत सारे काम करने होते हैं, हम सुबह से लेकर शाम तक काम ही करते रहते हैं, हमें तो कोई ना कोई परफॉर्म करना होता है टास्क, चाहे वो मेंटली परफॉर्म हो चाहे वो फिजिकली परफॉर्म हो, राइट। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेट में बायोलॉजी यानी कि लिविंग सिस्टम नहीं आ सकते। अगर वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ गए तो हम काम कैसे करेंगे? इक्विलिब्रियम का मतलब तो यही होता है कि काम मत करो, एकदम बैलेंस पोजीशन पे एकदम शांत रहे, स्टॉप हो जाए वहीं पर, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो एज लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कॉन्टिन्यूसली, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को तो काम करना पड़ता है
continuously. They cannot afford to reach equilibrium. हम तो afford ही नहीं कर सकते कि हम एक बैलेंस की स्टेट पर पहुंच जाए जहां पर हम कोई काम ही ना करें. Hence the living state is a non-equilibrium steady state. Hence जो हमारा living system है, living state है, वो non-equilibrium है एक steady state पे. To be able to perform work, ताकि वो काम कर सके, functions perform कर सके. Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. दिस इज अचीव बाय एनर्जी इनपुट. और ये कैसे अचीव होगा? एनर्जी इनपुट से अचीव होगा. मेटाबॉलिज्म प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. जो मेटाबॉलिज्म है वो क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं हमें एक ऐसा मैकेनिज्म ताकि उसमें क्या हो? एनर्जी की प्रोडक्शन हो सके. हेंस द लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म जो है सिनोनिमस है. सिनोनिमस का मतलब होता है एक साथ चलने वाले. तो जो आपके पास लिविंग स्टेट है और मेटाबॉलिज्म, लिविंग स्टेट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इस समय लिविंग स्टेट में प्रेजेंट है, मेटाबॉलिज्म यानी कि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है, चाहे वो एनाबॉलिक हो चाहे वो कैटाबॉलिक हो, तो वो क्या है? आपस में चलती है, एक साथ चलती है, जिसे क्या कहते हैं हम? सिनोनिमस. विदाउट मेटाबॉलिज्म देयर कैन नॉट बी अ लिविंग स्टेट. बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग स्टेट नहीं होगी. तो बिना मेटाबॉलिज्म के कोई भी लिविंग स्टेट नहीं होगी. कैसे हो सकती है? क्योंकि पूरी केमिकल रिएक्शन से तो हमारा पूरा लिविंग सिस्टम वर्क करता है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से एनर्जी जो है ट्रैप करती है हमारी बॉडी और हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में रहते हैं. इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज स्टूडेंट्स लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना, कमेंट करना, जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं आप चाहो तो मुझे फीडबैक भी दे सकते हो कि आपको मेरी ये प्रेजेंटेशन किस तरह की लगी. शेयर करें अपने दोस्तों के साथ एंड हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू सो मच.